लड़की उर्दू मीडियम से आती है और वालिद हम्बल बैकग्राउंड ऑटो ड्राइविंग करते हैं और पूरे दुनिया को ये फैमिली मैसेज देती है कि कामयाबी किसी की जागीर नहीं है, शोहरत किसी की जागीर नहीं है, बुलंदी किसी की जागीर नहीं है। जो मेहनत करता है अल्लाह उसको बुलंदी पर ले जाता है। और ये लड़की ने मैसेज दिया है पूरे दुनिया को। यूपीएससी एग्जाम हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। बहुत टफ एग्जाम होता है और उस एग्जाम को फेस करके आप अपने वालिदैन का नाम और अपने कौम का नाम आपने बखूब रोशन किया है माशाअल्लाह। क्या चैलेंजेस से आप गुजर रहे हैं ये माना नहीं रखता है। आप में विजन है या नहीं है, आप में उमंगे हैं या नहीं है, आप में इरादे हैं या नहीं है। और यही एक रीजन माशाअल्लाह इस गुड़िया को पूरे हिंदुस्तान ने सराहा है। अभी मुझे मुनव्वर सर कह रहे थे कि आप जब आईएएस बन गए हो ये आपकी अचीवमेंट है, ये आपकी सक्सेस नहीं है। आपकी सक्सेस कब होगी जब आप और अपने जैसे किसी को जो है वो तालीम हासिल करने के लिए हौसला दोगे, आपकी वजह से कोई और इंसान आगे बढ़ेगा, उसकी तरक्की होगी, वो आपकी सक्सेस होगी। तो मुझे लगता है अचीवमेंट्स को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो आपकी ज़ाती होती है ना। बेमकसद जीना कोई जीना नहीं होता। तो आपकी लाइफ का एक पर्पस होना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह हम इतने खुशनसीब है कि हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है उस पर्पस को। हमारे पास ऑलरेडी वो पर्पस है। क्या है वो पर्पस? खिदमत खल्क, हुकूकुल इबाद। खिदमत खल्क करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, जिसे हम सर्विस टू ह्यूमैनिटी कहते हैं। आपको इंसाफ करना होगा, जस्टिस करना होगा, आपको कंपैशनेट रहना होगा, यानी रहमदिल रहना होगा, दूसरों का दर्द समझना होगा, ना सिर्फ समझना होगा उसको दूर करने की कोशिश भी करनी होगी। आपको गरीबों की मदद करनी है, आपको मिस्कीनों की मदद करनी है, आपको मसावात या इक्वालिटी को कायम करना है। और फिर आपको इन सब चीज़ों में ये नहीं देखना है कि आप जिसकी मदद कर रहे हो या जिसको सर्व कर रहे हो वो किस रिलीजन का है, वो किस मजहब का है, वो किस कास्ट का है, वो किस रीजन से आता है। आपको ये सारी चीज़ें नहीं देखनी है। आपको हर वक्त ये एहसास होना चाहिए कि आप क्यों पढ़ाई कर रहे हो, आप कोई चीज़ सीख क्यों रहे हो। आप कोई चीज़ इसलिए नहीं सीख रहे हो क्योंकि आपको सामने वाले किसी इंसान के पास जाके अपनी बड़ाई करनी है कि मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं तो आईएएस ऑफिसर बन गई हूँ, देखो मैंने बड़ी मेहनत की, मैं बहुत अजीम शख्सियत हूँ। इसलिए नहीं करनी है आपको पढ़ाई। आपको पढ़ाई इसलिए करनी है ताकि आप अपने आसपास के लोगों की मदद कर सको, सोसाइटी में जितने लोग हैं सबकी मदद कर सको। हमारा जो इतना प्यारा मुल्क है ये, उसकी खिदमत कर सको, उसको आगे बढ़ाने में उसकी तरक्की का जो है वो आप जरिया बन सको। ख्वाब हमारा कभी छोटा तो होना ही नहीं चाहिए। छोटा ख्वाब तो गुनाह है। क्यों छोटा ख्वाब देखना है? अभी कादिर सर ने बहुत अच्छी बात कही है कि छोटी उम्मीदें नहीं रखनी है, छोटी दुआएं नहीं करनी है। जुल्म है ये, क्योंकि हम किसकी जात से छोटी उम्मीदें कर रहे हैं, किससे छोटी दुआएं मांग रहे हैं? उससे जो हर नामुमकिन शय को मुमकिन करने वाला है। फेलियर्स जो है वो एक आजमाइश है, एक टेस्ट है जो आपको कुछ सिखाने के लिए आपके पास आते हैं। अगर आप उनसे हार जाओगे ना तो आपको ये समझ लेना है कि आपकी जात बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। सुनने में आपको बहुत खराब लगेगा कि कोई आपकी जात को कैसे बोल सकता है कि बहुत छोटी, पर है, क्योंकि आपकी जात से बड़ा आपने उस फेलियर को बना लिया। उस हार को आपने अपनी ज़ात से, अपने हौसले से ज़्यादा बड़ा बना लिया। जो परफेक्शन का वो जो वर्ड है ना, परफेक्शन, मुझे लगता है बहुत बड़ा मिथ है। इंसान जो है वो जिंदगी भर मौत तक भी कभी परफेक्ट नहीं हो पाता। तो परफेक्शन की तरफ मत भागो, उसको हासिल करने की कोशिश ही मत करो। हटा दो उस वर्ड को, आप अपनी डिक्शनरी से हटा दो। आप ग्रोथ के पीछे भागो। ग्रोथ बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और नमस्ते। तो सबसे पहली चीज़ तो मेरे बारे में आप लोग ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हो। अभी सर ने भी आपको बहुत सारी चीज़ें मेरे बारे में बता दी है। तो मेरी जो जर्नी है उसके बारे में मैं आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी। उस जर्नी से या उस सफ़र से जो मैंने चीज़ें सीखी है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। क्योंकि ऐसे है ना, अभी मुझे मुनव्वर सर कह रहे थे कि आप जब आईएएस बन गए हो ये आपकी अचीवमेंट है, ये आपकी सक्सेस नहीं है। आपकी सक्सेस कब होगी जब आप और अपने जैसे किसी को जो है वो तालीम हासिल करने के लिए हौसला दोगे, आपकी वजह से कोई और इंसान आगे बढ़ेगा, उसकी तरक्की होगी, वो आपकी सक्सेस होगी। तो मुझे लगता है अचीवमेंट्स को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो आपकी ज़ाती होती है ना। आपकी कोई ज़ाती कामयाबी जो आपकी अचीवमेंट है उसको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। आपको हम्बल रहना है। वो कामयाबी आपको जो है वो अल्लाह ने दी है, वो आपकी कामयाबी अकेले की नहीं है।
अब उस कामयाबी के साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, कुछ फ़राइज़ आते हैं आप पे। कोई भी कामयाबी आपको यूं ही नहीं दे दी जाती। कोई भी आजमाइश या कोई भी टेस्ट आपकी ज़िंदगी में यूं ही नहीं आता। वो आपके लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेके आता है, कुछ फ़राइज़ लेके आता है। तो इस वक्त मुझे भी एहसास है मेरी कुछ जिम्मेदारियों का, कुछ फ़राइज़ का। उनमें से एक छोटा सा फ़र्ज़ ये है कि मैं अपने लफ्ज़ों से या अपनी कहानी से किसी एक इंसान को तो हौसला दे सकूँ। कोई एक इंसान तो हौसला पाए, उम्मीद पाए, आगे बढ़ने की उम्मीद रखे और मेहनत करे। मैं आपसे वो चीज़ें शेयर करूँगी जो मैंने इस जर्नी से सीखी है, इस सफ़र से मैंने सीखी है। वो चीज़ें जो मुझे कामयाबी तक पहुँचाने में मददगार रही है। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। अब जैसे पढ़ाई है, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि आपको पढ़ाई करनी क्यों है। हम कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी जो है उसका हमेशा एक मकसद या एक पर्पज़ होना चाहिए। उसके बगैर आपकी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं होता। ऐसे जीना कोई जीना नहीं होता, बेमकसद जीना कोई जीना नहीं होता। तो आपकी लाइफ का एक पर्पज़ होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम इतने खुशनसीब है कि हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है उस पर्पज़ को। हमारे पास ऑलरेडी वो पर्पज़ है। क्या है वो पर्पज़? खिदमत खल्क, हुकूकुल इबाद। खिदमत खल्क करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, जिसे हम सर्विस टू ह्यूमैनिटी कहते हैं। हर रिलीजन यही सिखाता है। मैं कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ ना? हर रिलीजन यही सिखाता है कि आपको इंसानों की खिदमत करनी है, मदद करनी है। सर्विस टू ह्यूमैनिटी, सर्विस टू गॉड, राइट? तो कैसे करोगे आप ये सब चीज़ें? आपको इंसाफ करना होगा, जस्टिस करना होगा, आपको कंपैशनेट रहना होगा, यानी रहमदिल रहना होगा, दूसरों का दर्द समझना होगा। ना सिर्फ समझना होगा, उसको दूर करने की कोशिश भी करनी होगी। आपको गरीबों की मदद करनी है, आपको मिस्कीनों की मदद करनी है, आपको मसावात या इक्वालिटी को कायम करना है। और फिर आपको इन सब चीज़ों में ये नहीं देखना है कि आप जिसकी मदद कर रहे हो या जिसको सर्व कर रहे हो वो किस रिलीजन का है, वो किस मज़हब का है, वो किस कास्ट का है, वो किस रीजन से आता है। आपको ये सारी चीज़ें नहीं देखनी है। अब ये सारी चीज़ें आप करोगे कैसे? इसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब आप सब यहाँ बैठे हो, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, उसके लिए आपको पढ़ाई करनी है। जब आप पढ़ाई करके डॉक्टर बन जाओगे तो आप क्या करोगे? आप बीमारियों का इलाज करोगे। आपके पास कोई गरीब मरीज़ आएगा तो आप कोशिश करोगे कि आप उसका फ्री में इलाज कर दो या उससे फीस ही ना लो। करोगे ना? तो ये क्या हुई? ये खिदमत खल्क हुई। इसको पहुँचाने का ज़रिया क्या बना? आपकी तालीम। तो आपको ज़िंदगी भर, जब तक आप तालीम हासिल कर रहे हो, और तालीम आप मौत तक हासिल करोगे, सीखोगे आप मौत तक, हर दिन नई चीज़ सीखोगे। वही तो तालीम है ना, सीखना तालीम है। तो आपको हर वक्त ये एहसास होना चाहिए कि आप क्यों पढ़ाई कर रहे हो, आप कोई चीज़ सीख क्यों रहे हो। आप कोई चीज़ इसलिए नहीं सीख रहे हो क्योंकि आपको सामने वाले किसी इंसान के पास जाके अपनी बड़ाई करनी है कि मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं तो IAS ऑफिसर बन गई हूँ, देखो मैंने बड़ी मेहनत की, मैं बहुत अजीम शख्सियत हूँ। इसलिए नहीं करनी आपको पढ़ाई। आपको पढ़ाई इसलिए करनी है ताकि आप अपने आसपास के लोगों की मदद कर सको। सोसाइटी में जितने लोग हैं सबकी मदद कर सको। हमारा जो इतना प्यारा मुल्क है ये, उसकी खिदमत कर सको, उसको आगे बढ़ाने में उसकी तरक्की का जो है वो आप ज़रिया बन सको। तो ये आपको लाइफ का पर्पज़ हमेशा याद रखना है, खिदमत खल्क। और ये भी चीज़ याद रखनी है कि उसको पूरा करने का ज़रिया आपकी तालीम है। बहुत छोटी चीज़ नहीं है आपकी तालीम। अब आपको मुझे यहाँ पर देख के बहुत फैसिनेटिंग सा फील हो रहा होगा, पता नहीं क्या फील हो रहा होगा, पर अभी जब मैं वहाँ से यहाँ तक आई तो मैं कुछ तो जज्बात आपके महसूस कर सकी। तो मुझे यहाँ तक ले जाने के पीछे कौन सी चीज़ थी? तालीम। मैंने पढ़ाई की इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। मैं बता रही हूँ आपको, मैं 25 साल की मेरी उम्र है, उसमें से मेरी जो 24 साल की ज़िंदगी है वो बहुत स्ट्रगल्स में गुजरी है, बहुत मुश्किल हालात से गुजरी है। पर फिर एक दिन आया रिजल्ट का, सिर्फ एक दिन, और एक दिन वो उन 24 सालों पे भारी पड़ गया। क्यों पड़ा? पढ़ाई, तालीम की, मुकम्मल की है मैंने, अपनी मेहनत से की। तो आपको तालीम की अहमियत को समझना होगा। ये सिर्फ आप अपनी तरक्की के लिए नहीं कर रहे हो, ये सिर्फ आप इसलिए नहीं कर रहे हो कि फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए आपका फ्यूचर, आपका करियर स्टैब्लिश हो जाए, फैमिली के अगर फाइनेंशियल हालत ख़राब है तो वो दुरुस्त हो जाए, सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हो। ये चीज़ आपको याद रखनी है हमेशा कि आप तालीम हासिल क्यों कर रहे हो। एक चीज़ ये हो गई। अब दूसरी चीज़ है मोटिवेशन।
मोटिवेशन ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं आपको जो है वो बहुत सारी चीज़ें अभी बोल रही हूँ, कहीं ना कहीं थोड़ा सा 1% नहीं तो 0.00001% तो आपको मोटिवेट करेगा, कुछ करेगा ना। पर वो किस तरह की मोटिवेशन है? वो एक्सटर्नल मोटिवेशन है, वो आपको बाहर से मिल रही है। मोटिवेशंस दो तरह की होंगी, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। एक मोटिवेशन वो होगी जो आप किसी को देख के आपको मिलेगी, इंस्पिरेशन, जो किसी की बातों को सुन के आप महसूस करोगे, आप में हौसला आएगा, आपने किसी कामयाब इंसान को दे दिया, वो देख लिया, वो एक्सटर्नल मोटिवेशन है। किसी की आपने स्ट्रगल्स की कहानी सुन ली, फिर आपको एहसास हुआ कि वो कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ, वो एक्सटर्नल मोटिवेशन हो गई। और एक्सटर्नल मोटिवेशन पता है कैसी होती है? रेत के पहाड़ की तरह। मैंने आपको आज कुछ वर्ड्स बोल दिया, आप मोटिवेट हो गए, फिर कल को कोई और शख्स आएगा, वो आपको मोटिवेट कर देगा, परसों कोई और शख्स आएगा, वो आपको मोटिवेट कर देगा। तो एक पहाड़ बन रहा है, वो जो आपको बाहर से हौसला मिल रहा है उससे एक पहाड़ बन रहा है, पर वो रेत का पहाड़ है। एक जरा सी आंधी आएगी और पूरा का पूरा पहाड़ ढह जाएगा, कुछ नहीं बचेगा आपके पास। तो इम्पोर्टेंट क्या है फिर? इंटरनल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन कैसे आती है? वाई, बहुत छोटा सा वर्ड है, एक ही वर्ड है, वाई। आपका जो वाई है ना वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। कोई चीज़ कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? डॉक्टर बन रहे हो तो क्यों बन रहे हो? सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका भाई डॉक्टर है, आपकी बहन डॉक्टर है, तो ये तो एक्सटर्नल मोटिवेशन हो गई। आप सरवाइव नहीं कर पाओगे, आप कंसिस्टेंटली जो है वो मेहनत नहीं कर पाओगे, अपने ख्वाब को अचीव करने के लिए आप मेहनत नहीं कर पाओगे कंसिस्टेंटली। पर अगर आपको डॉक्टर इसलिए बनना है कि आपको आगे चल के खिदमत करनी है लोगों की, आपको अपने वालिदैन के लिए जो है वो फख्र का बाज बनना है, उनको जो है वो आपको खुशियाँ देनी है, ये आपका स्ट्रॉन्ग रीज़न हो गया। तो यहाँ आपका वाई जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और यही आपकी इंटरनल मोटिवेशन है। ये कभी ख़त्म नहीं होती, कभी भी ख़त्म नहीं होती। तो आपको अपनी इंटरनल मोटिवेशन को बहुत हिफाजत से, बहुत तहफ़्फ़ुज़ से संभाल के रखना है, और हमेशा याद करना है, खुद से सवाल करते रहना है कि आप कोई चीज़ कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, उसके पीछे की वजह क्या है। वो वजह आपको कभी हारने नहीं देगी। हम हारते कब है? जब हम हार मान लेते हैं। हमें हार माननी ही नहीं है। क्यों नहीं माननी है? उस क्यों का जवाब आपके पास खुद है, और वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। वो किसी के बोलने से नहीं आएगा, वो किसी और के हौसला देने से नहीं आएगा, वो आपके पास खुद है। आपको बस उसको तलाश करना है कि क्यों कर रहे हो, आप कोई चीज़ कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। तो दूसरी चीज़ हो गई इंटरनल मोटिवेशन, जो बहुत बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अब तीसरी चीज़ है ख्वाब देखना। ये तो पहले ही आनी चाहिए थी ना। ख्वाब देखना जो है वो बहुत अहम चीज़ है। हम ख्वाब देखने से अक्सर डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं? क्योंकि हमारे हालात साजगार नहीं होते। आसपास की चीज़ें जो है वो हमें बहुत मुश्किल लगती है। कभी घर में जो है वो इतनी तंगी के हालात होते हैं कि आपकी पढ़ाई मुकम्मल करने का खर्च वालिदैन कैसे उठाएंगे, ये सोच के आप पीछे हट जाते हो। कभी आपको सोसाइटी इतना परेशान कर देती है कि आप लड़की हो, आपको पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए, आपको जो है वो पढ़ाई करनी ही नहीं चाहिए, आप कल को जाके आपको रोटियां ही पकानी है, चूल्हा चौका ही जो है वो आपका मुस्तकबिल है। ये नासाजगार हालात है। ये नहीं हुआ तो फिर आप खुद ही अपने हालात आप नासाजगार कर देते हो कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, ये बहुत मेरे पास जो है वो परेशानी की वजूहत बहुत ज़्यादा है। नहीं भी होंगी तो आप खुद से क्रिएट कर लोगे कि नहीं, मेरी मम्मी जो है वो नहीं मानती है, उनका दिल नहीं लगता है मेरे बिना घर में, तो इसलिए जो है वो मुझे पढ़ाई करने के लिए बाहर नहीं जाना। इतना स्टूपिड सा रीज़न है ना, खुद ने क्रिएट किया है आपने। तो ये जो नासाजगार हालात होते हैं, इससे डर कर ना हम ख्वाब देखना छोड़ देते हैं। तो हमें ख्वाब देखना नहीं छोड़ना। और ख्वाब हमारा कभी छोटा तो होना ही नहीं चाहिए। छोटा ख्वाब तो गुनाह है। क्यों छोटा ख्वाब देखना है? आप अभी कादिर सर ने बहुत अच्छी बात कही है कि छोटी उम्मीदें नहीं रखनी है, छोटी दुआएं नहीं करनी है। जुल्म है ये, क्योंकि हम किसकी ज़ात से छोटी उम्मीदें कर रहे हैं, किससे छोटी दुआएं मांग रहे हैं? उससे जो हर नामुमकिन शय को मुमकिन करने वाला है। हम ख्वाब देख रहे हैं तो वो हमारे इख्तियार में है, उनको पूरा करना हमारे इख्तियार में है नहीं ना। हम कोशिश करेंगे, बाकी जो है वो फिर हम किस्मत की बात करते, ऊपर वाले की बात करते। तो जब हमें पता है कि ऊपर वाला इतना बड़ा है कि वो हर नामुमकिन चीज़ को मुमकिन कर सकता है, तो हमें कभी ख्वाब जो है वो छोटे नहीं देखने, बहुत बड़े ख्वाब देखो। और हमेशा देखो, एक ख्वाब पूरा हो जाए तो दूसरा देखो, वो पूरा हो जाए तो तीसरा देखो। ख्वाहिशें होती है ना, हमारी ख्वाहिशें होती है छोटी छोटी चीज़ों की
कभी होती है ख्वाहिश कि चलो दोस्त की शादी है, उसकी शादी में जाएंगे, अच्छी अच्छी पिक्चर्स क्लिक करेंगे, मेकअप करके जाएंगे बढ़िया सा, छोटी सी ख्वाहिश है। कभी ख्वाहिश होती है कि आज तो फ्री टाइम मिल गया, चलो फ़ोन में गेम खेल लेते हैं, या यूट्यूब पे जो है वो कोई सीरियल देख लेंगे, मूवी देख लेंगे। ख्वाहिश है छोटी सी। ख्वाहिशें कभी ख़त्म होती है आपकी? कभी नहीं, मरते दम तक ख़त्म नहीं होती। तो आप ख्वाब देखना कैसे छोड़ सकते हो फिर? ख्वाहिश तो कितनी मामूली सी चीज़ है ना, उसका बहुत सारी ख्वाहिशें तो आपकी ऐसी है जिनका कोई हासिल ही नहीं है, वो कोई आपकी लाइफ में मीनिंगफुल चेंज नहीं लेके आ रही, पर वो आपके लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ख्वाब नहीं है, आपका ख्वाब नहीं है। क्यों? ये तो बहुत स्टूपिड चीज़ हो गई ना, बेवकूफ़ी मानूंगी मैं अगर आपके लिए आपके ख्वाब जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उनके लिए आप बहुत मेहनत नहीं कर रहे हो। तो आपको ख्वाब देखने हैं, उनके लिए बहुत मेहनत करनी है। गालिब का एक शेर है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। तो ये जो है ना, इनमें ख्वाहिशों को आप ख्वाबों से रिप्लेस कर दो। आपके ख्वाब कभी ख़त्म नहीं होने चाहिए। आज आपका ख्वाब है कि आपको जो है वो डॉक्टर बनना है, उसके बाद और एक ख्वाब देखो कि ठीक है अब मैं डॉक्टर बन गई, अब मुझे IAS ऑफिसर बनना है डॉक्टर बनने के बाद भी। उसके बाद एक और ख्वाब देखो कि अब मैं IAS ऑफिसर बन गई, अब मुझे जो है वो अपनी ड्यूटी इस तरह से करनी है कि मैं किसी के काम आ सकूँ, मेरी वजह से किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आए, मेरी वजह से किसी की ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव चेंज आए। तो देखते रहो, ख्वाब देखते रहो। और वो फिर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं ना कि ख्वाब वो नहीं है जो आप सोते वक्त देखते हो, ख्वाब वो है जो आपको सोने ना दे। तो मत सोने दो अपने आप को, अपने ख्वाबों को भी मत सोने दो। तीसरी चीज़ हो गई आपके ख्वाब देखना। अब चौथी चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है ईमानदारी। मैं भी आपसे बोल सकती हूँ कि आप मेहनत करो, पर मैं आपसे सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि आप मेहनत करो, मैं आपसे ये कहूँगी कि आप ईमानदारी के साथ मेहनत करो। ईमानदारी के साथ मेहनत करना क्या होता है? स्कूल में आके, कॉलेज में आके टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो चुपचाप बैठ के सुन लेना, पढ़ लेना, पर आपका दिमाग कहीं और गायब है। आपके दिमाग में कोई तो किसी तो फिल्म का गाना चल रहा है। तो क्या ये ईमानदारी के साथ मेहनत करना हुआ? आप आपके टीचर को बेवकूफ़ बना दोगे। आपके टीचर को लगेगा कि बच्चा इतना खामोशी से जो है वो ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड की तरफ देख रहा है, बहुत गौर से सुन रहा है, तो ये मेहनत कर रहा है, ये कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहा है, फोकस करने की कोशिश कर रहा है। पर आपको अपने अंदर मालूम है कि आपने नहीं किया, आप कंसंट्रेट नहीं कर रहे हो, आप फोकस नहीं कर रहे हो, तो आपने ईमानदारी के साथ मेहनत नहीं की। मेहनत करो तो ईमानदारी के साथ करो, ताकि कल को जाके खुद से नजरें मिला पाओ। कल को जाके आपको ये महसूस ना हो कि आप फेल इसलिए हुए क्योंकि आपने मेहनत नहीं की थी। कल को जाके अगर आप फेल भी हो जाओ तो आपको इस चीज़ की सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए कि आपने अपना 100% दिया, आपने अपने हिस्से की पूरी मेहनत की। ये सेटिस्फैक्शन उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक आप ईमानदारी के साथ मेहनत नहीं करोगे। तो आपको ईमानदारी के साथ मेहनत करनी है, और उसके बगैर आपको कामयाबी मिलेगी भी नहीं। ईमानदारी के साथ मेहनत नहीं करोगे ना तो कामयाबी नहीं मिलेगी। अब कामयाबी का कॉन्सेप्ट भी बहुत अलग है मेरे लिए। आप लोगों को लगता होगा कि एग्ज़ाम क्लियर कर देना, टॉप कर देना, ये कामयाबी है। ये कामयाबी बहुत पॉजिटिवली मैंने उस फेलियर को लिया नहीं। मैं बहुत रोई थी, मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई थी, मुझे शिकायतें हुई थी, मैं बहुत रोई थी। नॉर्मल इंसान का जैसे रिएक्शन होता है वैसे ही मेरा भी रिएक्शन था। पर फिर वो भी चीज़ है ना कि ईमान क्या है, अकीदा क्या है, यकीन क्या है, फेथ क्या है, कि जो चीज़, अगर कोई चीज़ आपके हक में नहीं हो रही है, कोई चीज़ आपके मुताबिक नहीं हो रही है, उस वक्त भी जो है वो आपका यकीन नहीं टूटना चाहिए, उस वक्त भी आपका हौसला नहीं टूटना चाहिए, उस वक्त भी आप में नाउम्मीदी नहीं आनी चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है ना, और ये आपकी कामयाबी है। वो फेलियर कोई मैटर नहीं करता। फिर अगर आप ये एटीट्यूड अपना लो ना तो वो फेलियर कुछ भी मैटर नहीं करता। ये मीन्स होते हैं। मीन्स क्या होता है? कोई चीज़ का जरिया। अब हमने जो है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि आपकी लाइफ का एक पर्पस है। अब उस पर्पस को पूरा करने के लिए आपको जो है वो जराए, कुछ तो जरिए अपनाने होंगे, कुछ तो सामान आपको जमा करना होगा ना अपने पास। हो सकता है आप डॉक्टर बन के वहाँ तक पहुँच जाओ, हो सकता है IAS ऑफिसर बन के वहाँ पे पहुँच जाओ। तो आपको वो चीज़ याद रखनी है। अगर आपको वो चीज़ याद रह गई ना तो आपको यकीन हो जाएगा कि ठीक है मैं डॉक्टर नहीं बन पाई, ठीक है मैं एक एग्ज़ाम में फेल हो गई, पर यहाँ से जो है वो मेरा पर्पस ख़त्म थोड़ी हो गया। मेरे पास और ज़राए हैं, मेरे पास और भी ज़रिए हैं, और भी मीन्स है जिसके थ्रू जो है वो मैं अपना पर्पस पूरा कर सकती हूँ। बहुत बारी ऐसा होता था ना, अभी मेरा ये 4th अटेम्प्ट था, तो
3 बार मैं ऑलरेडी फेल हो चुकी थी। तो बहुत बार ऐसे होता था ना कि जब मैं फेल होती थी तो मुझे बहुत बुरा लगता था, डिसअपॉइंटमेंट होती थी, पर मैं हार नहीं मानती थी कभी, मैं रुक नहीं जाती थी कभी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। बहुत बारी मुझे ये भी ख्याल आया कि शायद मैं नहीं बन पाऊंगी एक IAS ऑफिसर, मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन उस वक्त भी मैंने खुद को यही समझाया कि अदीबा, IAS ऑफिसर बनना मकसद तो नहीं था कभी, मकसद तो कुछ और था ना। मकसद तो ये था कि तुम्हें कुछ ऐसा करना है कि तुम लोगों की मदद कर पाओ, तुम्हारी वजह से किसी की ज़िंदगी बदले। तो वो तुम सिर्फ IAS ऑफिसर बन के थोड़ी कर सकती हो, तुम एक टीचर बनोगी तब भी तुम वो कर पाओगी, तुम मुस्तकबिल संवार पाओगी बच्चों का, तुम डॉक्टर बनोगी तब भी कर पाओगी, कोई भी प्रोफेशन में चली जाओ, अगर तुम्हारी इनकम आ रही है तो तुम वो भी किसी की मदद के लिए यूज़ कर सकती हो। तो IAS ऑफिसर बनना तो मकसद नहीं था कभी। तो ये चीज़ ना मुझे उन फेलियर्स को झेलने के लिए बहुत मदद करती थी, और इससे क्या हुआ कि मेरे फेलियर्स कभी मेरे लिए फेलियर्स रहे ही नहीं। मेरे फेलियर्स मेरे लिए अपॉर्चुनिटी बन गए, मौका बन गए, खुद में खुद की जो है वो ग्रोथ के लिए, खुद में कुछ तो इम्प्रूव करने के लिए। मैं जब फर्स्ट टाइम फेल हुई तो मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ। मुझे नहीं पता आप लोगों को यूपीएससी के बारे में इतना पता है या नहीं। यूपीएससी में 3 स्टेजेस होती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। जब मैं फर्स्ट टाइम फेल हुई तो मेरा प्रीलिम्स भी नहीं हुआ। अब मैंने उस फेलियर से जो है वो हार नहीं मानी, उस फेलियर को जो है बहुत नेगेटिवली नहीं देखा। वहाँ मैंने क्या किया, उसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। थोड़ा बहुत रोई, नॉर्मल है, इंसान हो आप, आपके इमोशंस होते हैं, आपको इजाज़त है रोने की, आपको इजाज़त है डिसअपॉइंटेड फील करने की, वरना आप इंसान थोड़ी रहोगे, रोबोट बन जाओगे ना। पर आपको उसको हावी नहीं होने देना है, वहाँ से निकलना है। फिर मैंने क्या किया, एनालाइज की कि मुझसे गलतियाँ क्या हुई थी वहाँ पर। मेरे पास फेलियर तो एक अपॉर्चुनिटी बन के आया था ना कि मुझे अब खुद को इम्प्रूव करना है, जो गलतियाँ हुई है उनसे सीखना है। मैंने उनसे सीखी। सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स क्रैक कर लिया। फिर मेंस नहीं हो पाया। अब नहीं हो पाया तो अगेन फिर से आपको वही करना है कि अपने के फेलियर से आपको सीखना है, उसको एनालाइज करना है कि गलती कहाँ हो गई। फिर से किया, फिर थर्ड अटेम्प्ट में मेंस हो गया, इंटरव्यू रह गया, फिर से उसको एनालाइज किया। फोर्थ अटेम्प्ट में फिर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ आपके सामने अभी। तो उन सारे फेलियर्स को जो है वो आप एक मौके की तरह देखो। फेलियर्स जो है वो एक आजमाइश है, एक टेस्ट है, जो आपको कुछ सिखाने के लिए आपके पास आते हैं। अगर आप उनसे हार जाओगे ना तो आपको ये समझ लेना है कि आपकी ज़ात बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। सुनने में आपको बहुत ख़राब लगेगा कि कोई आपकी ज़ात को कैसे बोल सकता है कि बहुत छोटी, पर है, क्योंकि आपकी ज़ात से बड़ा आपने उस फेलियर को बना लिया। उस हार को आपने अपनी ज़ात से, अपने हौसले से ज़्यादा बड़ा बना लिया। और अगर आपको अपने आप को छोटा महसूस नहीं करवाना है, अगर आपको अपनी ज़िंदगी गिल्ट में नहीं जीनी है, तो आपको अपने हौसले को बुलंद रखना ही होगा। हर फेलियर के आगे, हर नाकामयाबी के आगे घुटने नहीं टेकने। रेंगना पड़े तो रेंग के चलो, पर घुटने नहीं टेकने हैं। आगे बढ़ना है, सीखना है, फेलियर से सीखो। आपके पास पूरी ज़िंदगी पड़ी है। कभी ये नहीं सोचना कि ये फेलियर आ गया तो आगे क्या, आगे क्या सोचना ही नहीं है। आगे क्या आपके हाथ में है, आपका मुस्तकबिल आपके हाथ में है, आपको पता है आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो जो चीज़ कंट्रोल में है ही नहीं उसके बारे में इतना क्यों सोचना। वो करो ना जो आपके कंट्रोल में है। ग्रोथ आपके कंट्रोल में, इम्प्रूवमेंट आपके कंट्रोल में, मेहनत करना आपके कंट्रोल में, खुद को समझना आपके कंट्रोल में। तो ये चीज़ें करो। अब इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे आ गई याद, वो है सेल्फ अवेयरनेस। आपने खुद ही के बारे में बहुत सुना होगा ना, अल्लामा इकबाल के जो शेर होते हैं। एक तो बहुत ही फेमस शेर है उनका कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। सबने सुना होगा ना, सबने नहीं तो मेजॉरिटी लोगों ने तो सुना ही होगा ये शेर। पर कभी आपने सोचा है कि खुद ही क्या है उसमें? खुद ही में ना 2 चीज़ें, खुददारी, खुद शनासी। खुददारी क्या है? सेल्फ डिपेंडेंट होना, किसी और पर रिलाई नहीं करना, किसी और को सहारा नहीं बनाना। होती है आपको सहारे की ज़रूरत, इंसान हो आप, इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया ही ऐसे है कि उसको सहारे की ज़रूरत होती है। लेकिन उस सहारे के भरोसे नहीं रहना है कभी। ज़िंदगी उस सहारे के बेसिस पे नहीं जीनी है, खुददार होना है। आप अपने हीरो खुद हो, आप अपनी ज़िंदगी की हीरो खुद हो। कोई आपके हालात नहीं बदल सकता। अगर आप बैठे रहोगे, आप मेहनत नहीं करोगे,
आप जो है वो आलस में ज़िंदगी गुजार दोगे, तो क्या कोई और आपकी मदद करेगा? नहीं करेगा ना। आपकी मदद कोई और कब करेगा? जब आप दिखोगे उसे कोशिश करते हुए। उसको दिखेगा सामने वाले को कि ये इंसान, ये लड़की या ये लड़का बहुत कोशिशें कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, तो वो खुद आपकी मदद करेगा। पर उसके लिए पहले आपको अपना हीरो खुद बनना होगा। आपको खुद कोशिश करनी पड़ेगी, आपको खुद आगे बढ़ के हौसला दिखाना होगा। तो खुददारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप अपनी लाइफ की हीरो खुद हो, ये हमेशा याद रखना है। अपने दिमाग में रिपीट करते रहो कि मैं अपनी लाइफ की हीरो खुद हूँ। दूसरी है खुद शनासी, यानी खुद की पहचान, जिसे हम इंग्लिश में सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। खुद की पहचान कब करता है इंसान? जब वो अपने अंदर झांक के देखता है। और अपने अंदर झांकना ना बहुत मुश्किल काम है। जो अच्छी चीज़ें होती है, जो अच्छाई होती है, जो हमारी अचीवमेंट्स होती है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो हम कर लेते हैं, वो हमें बहुत आसानी से दिखाई देती है, क्योंकि कोई और भी उसको देख रहा होता है। जब आप कामयाब हो जाते हो तो कितनी हज़ारों की भीड़ आपके आसपास होती है, तो आपको खुद को ज़रूरत भी नहीं होती उस चीज़ को देखने की, आपकी कामयाबी या आपकी अचीवमेंट्स की। दूसरे ही आपको दिखा देते हैं। मुश्किल क्या होता है? मुश्किल अपनी गलतियों को तलाश करना है, मुश्किल अपने गुनाहों को तलाश करना है, अपनी खामियों को तलाश करना है, जो आप में कमियां हैं उनको तलाश करना है। बहुत मुश्किल काम है। इंसान में ना बहुत अना होती है। अना यानी ईगो, हर किसी में होती है, मेरे में भी है, आप में भी। हम जो है वो आसानी से अपनी गलतियां देख ही नहीं पाते, पर हमको कोशिश करनी है कि हम उन गलतियों को देखें, हम उन खामियों को, उन कमियों को देखें, उन गुनाहों को देखें जो हमसे हो रहे हैं। अगर हम नहीं देखेंगे तो हमारे कल में और हमारे आज में कोई फ़र्क नहीं होगा। हम तो यही चाहते हैं ना कि कल हम जैसे भी इंसान थे, आज हम उससे कुछ तो बेहतर हो। चाहता है हर कोई ये। वो होगा ही नहीं अगर आप अपनी खामियों को या अपनी कमियों को नहीं देखोगे। आपको देखना पड़ेगा, अंदर झांक के देखना पड़ेगा। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जिसे कहते हैं, अपने अंदर झांकना, अपनी खामियों को, अपनी कमियों को देखना, वो आपको करना पड़ेगा। और सिर्फ वहीं रुकना नहीं है, फिर उनको, उन चीज़ों को तब्दील करने की, उनको बदलने की कोशिश करनी है, इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है खुद को। अपनी गलतियों को जो है वो कोशिश करनी है कि दोबारा आप ना दोहराओ। एक एग्ज़ाम चला गया, उसमें आपने बहुत मेहनत नहीं की, एक यूनिट टेस्ट आपका हो गया, उसमें आप थोड़े से आलसी हो गए, आपको उस चीज़ को दोबारा रिपीट नहीं करना है। अब जब सेकेंड यूनिट टेस्ट आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि आपने पिछले यूनिट टेस्ट में कौन सी गलती की थी, और फिर आपको उस गलती को दोहराना नहीं है। आपको खुद में जो है वो इम्प्रूवमेंट लानी है। जो परफेक्शन का वो जो वर्ड है ना, परफेक्शन, मुझे लगता है बहुत बड़ा मिथ है। इंसान जो है वो ज़िंदगी भर, मौत तक भी कभी परफेक्ट नहीं हो पाता। तो परफेक्शन की तरफ मत भागो, उसको हासिल करने की कोशिश ही मत करो। हटा दो उस वर्ड को, आप अपनी डिक्शनरी से हटा दो। आप ग्रोथ के पीछे भागो। ग्रोथ बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है, और वो जिंदगी भर चलता रहेगा। छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट, खुद में छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट। छोटा सा एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ तो स्टार्टिंग में मेरे साथ ऐसे होता था ना कि मैं जब ग्रेजुएशन तक मैंने पढ़ाई की तो मैं स्कूल या कॉलेज में जाती थी तो बहुत अच्छे से ईमानदारी के साथ पूरी चीज़ें पढ़ती थी। जो टीचर जो समझा रहे होते थे उसको गौर से सुनती थी, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से ग्रास्प करने की कोशिश करती थी। मेरा कंसंट्रेशन में कोई वहाँ पे कमी नहीं थी। पर मेरी एक आदत बहुत ख़राब थी कि मेरे से ना कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत नहीं होती थी। वो एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले पढ़ लेना और वो पढ़ के चले जाना, फिर एग्ज़ाम दे देना, वो वाली आदत हमेशा से मुझ में थी। और फिर उस पर मुझे कुछ वो भी नहीं लगता था, कुछ बुरा भी महसूस नहीं होता था, क्योंकि फिर एग्ज़ाम दे रहे हो तो फिर भी टॉप कर रहे हो क्लास में, तो फिर किस चीज़ की आपको जो है वो कमी महसूस होगी। फिर यूपीएससी की जर्नी में आई, और ये एक ऐसी जर्नी है ना, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो होते हैं, आप नीट दोगे अभी, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं ना, इसमें कंसिस्टेंसी को कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं। आपको कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करनी है। रोज़ आपको वही बोरिंग चीज़ करनी है, कितना भी बुरा लगे, कितना भी आपका मन खराब हो करने हैं, पर आपको करनी पड़ती है। तो अब मेरे साथ क्या होता था, स्टार्टिंग में ना मैं परफेक्शन के पीछे भागने लगी थी कि ठीक है अभी तक नहीं हो पाई मुझसे कंसिस्टेंटली पढ़ाई, पर अब मैं करूँगी। कोशिश करती थी, सीधा फर्स्ट डे से ही मैंने ये कोशिश करनी शुरू कर दी थी कि आज मैं जो है वो 6 घंटे पढ़ाई करूँगी। क्या हुआ, नहीं हो पाया मुझसे। मेरे दिमाग पे इतना बोझ आ गया कि मैं किताबें देख के कभी कभार रोने लगती थी कि कैसे होगा मुझसे, इतनी मोटी किताब है, 1000 पेजेस की किताब है, ये कैसे हो पाएगी मुझसे, इतना बड़ा पहाड़ कैसे ही मेरे से होगा पार। फिर मैं रोने लगती थी किताबें देख के। तो वो गलती थी,
क्यों गलती थी? क्योंकि मैं परफेक्शन के पीछे भाग रही थी। मैं भूल गई थी कि मैं इंसान हूँ, मेरी ना लिमिटेशंस है। जो चीज़ जो है वो मैं पिछले 10-12 सालों से करती आ रही हूँ, वो आदत एक दिन में तो नहीं बदल जाएगी। ये रियलाइजेशन मुझ में बहुत लेट आया, और जब आया उस वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है, मुझे ग्रोथ के पीछे भागना है। मुझे धीरे धीरे कोशिश करनी है, ग्रेजुअली कोशिश करनी है। फिर मैंने ये की कि आज मैं 2 घंटे पढ़ूंगी, कल मैं कोशिश करूंगी कि वो 2 घंटे 3 घंटों में तब्दील हो जाए। परसों मैं फिर से कोशिश करूंगी कि कम से कम 3 घंटे तो मेरे से पढ़ाई हो ही हो। इम्प्रूवमेंट हो गया तो बहुत अच्छी चीज़, पर इससे मुझे पीछे नहीं जाना। ऐसे नहीं होनी चाहिए कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जो आपकी इम्प्रूवमेंट हो रही है उससे आप वापस से पीछे आ जाओ। ग्रोथ जो है वो कभी भी नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं होती, पीछे नहीं जाते आप ग्रोथ में, वो हमेशा आपका ग्राफ ऐसे ही जाएगा। तो फिर ग्रेजुअली मैंने कोशिश की और धीरे 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 वो मेरी आदत बन गई। फिर मुझे एहसास भी नहीं होता था 10 घंटे चले गए और मैं पढ़ रही हूँ, नहीं होता था। एग्ज़ाम के आसपास तो ऐसे होता था कि कभी 12 घंटे भी पढ़ाई कर रही हूँ और मुझे एहसास भी नहीं है इस चीज़ का कि मैंने 12 घंटे पढ़ लिए। 12 घंटे सुन के आपको कितना बड़ा वक्त लगता होगा ना। कोई भी टॉपर आता था पहले तो मुझे लगता था कितना फेंक रहा है ये, 12 घंटे थोड़ी पढ़ सकता है कोई, ऐसे ही लगता है ना, नॉर्मल सी चीज़ है। पर फिर मुझे एहसास हुआ इस चीज़ का कि नहीं, जब आप वो चीज़ करने लगते हो कंसिस्टेंसी के साथ, और जब आप इतने दीवाने हो जाते हो उसके पीछे, इस कदर आप पे जुनून तारी हो जाता है, तो आपको खुद भी एहसास नहीं होता कि आपने 12 घंटे पढ़ाई करी। तो ग्रोथ के पीछे भागना है आपको, परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है। कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करनी है, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। थोड़ी थोड़ी कोशिश करो, स्टार्टिंग में आपको बहुत डिफिकल्ट जाएगा, पर आपको कंसिस्टेंसी के साथ हमेशा मेहनत करनी है, उसका भी कोई आपके पास अल्टरनेटिव नहीं है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है फोकस या कॉन्सेंट्रेशन। हमारे पास ना बहुत डिस्ट्रैक्शन है, ये तो इंटरनेट की एज है, इसमें तो और भी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस है। और कभी कभार ऐसा होता है ना, हमारा जो है वो हमारी जो उम्र ना बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। हम बच्चे होते हैं, फिर टीनेज में जाते हैं, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, और हर मरहले में हमारे जज्बात बदलते रहते हैं, हर मरहले में हमारी ख्वाहिशें बदलती है, हर मरहले में हमारा ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदलता है। उसमें सबसे ख़तरनाक मरहला पता है कौन सा होता है? टीनेज। पता है आपको, सब समझदार हो आप। उस मरहले से निकलना बहुत मुश्किल चीज़ है। उसमें इतनी डिस्ट्रैक्शंस आती है कि वो बोलते हैं ना, कोई चीज़ आपको मेक और ब्रेक कर सकती है, तो वो ये मरहला है आपकी ज़िंदगी का। उसको लेके आपका एटीट्यूड है, उसको जीने का तरीका जो आपका है वो कैसा है, वो डिफाइन करेगा आपकी आगे की ज़िंदगी। तो डिस्ट्रैक्शंस को हटाना बहुत ज़रूरी है फोकस करने के लिए। आप ख्वाब को इतना बड़ा देख रहे हो, तो बिना कंसंट्रेशन या फोकस के तो आप उसको अचीव कर ही नहीं पाओगे। तो आपको जो डिस्ट्रैक्शंस है ना आसपास, उनको हटाना है, उनसे दूर रहना है। मैं ये नहीं कह रही कि आप ख्वाहिशें मत रखो, मैं ये भी नहीं कह रही कि आपकी ये ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए कि मुझे अच्छा मेकअप करना है, अच्छा दिखना है। नॉर्मल है, होगी, पर उन ख्वाहिशों को काबू में कैसे रखना है वो आपको सीखना होगा। काबू में रखने का मतलब ये नहीं होता कि उनको दफन कर दो। काबू में करना है इसका मतलब ये नहीं कि ख्वाहिशों को मार दो, उनका गला घोट दो, नहीं, उनको कंट्रोल करना है। उनको ऐसे कंट्रोल करना है कि उनकी वजह से आपकी ज़िंदगी पर कोई मनफी असर, कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ना आए। कैसे करोगे आप? अगर मैं मेकअप वाला एग्जांपल फिर से बोल दूँ, मेकअप वाला एग्जांपल इसलिए बार बार बोल रही हूँ कि आप सब लड़कियाँ सामने हो, तो ठीक है, मेकअप करने का मन कर रहा है, अच्छा दिखने का मन कर रहा है, तो उसको ब्रेक में यूटिलाइज करो। कभी कभार होता है ना कि पढ़ाई करके बहुत मोनोटोनस सा हो जाता है सब, फिर बोर होता है, फिर जो आपका इतना टाइम वेस्ट होता है, आप कर ही नहीं पाते हो। हर दिन मोटिवेटेड फील नहीं कर सकता कोई भी बंदा, कभी ना कभी तो आपको डीमोटिवेटेड फील होगा। फिर ऐसे टाइम में क्या करते हो आप सोचते हो ब्रेक ले लेते हो, 1 दिन का ब्रेक ले लेते हैं, 4-5 घंटे का ब्रेक ले लेते हैं। अब उस ब्रेक में ऐसी चीज़ें करो जो आपको खुशी देती है। ख्वाहिशों को पूरा करना आपको खुशी देता है। आपने 1 महीना जो है वो बहुत मेहनत से पढ़ाई की, अब आप घर गए, छुट्टियों में हॉस्टल से आप घर चले गए, आ गया किसी शादी का इन्विटेशन, तो जाओ वहाँ अच्छे से तैयार होके जाओ, अच्छे दिखो, हो गई आपकी ख्वाहिश पूरी ना। उस ख्वाहिश से आप पे कोई नेगेटिव असर भी नहीं पड़ा, क्योंकि जब मेहनत करने का टाइम था तो आपने मेहनत की ना। तो ऐसे आपको कंट्रोल में रखना है, काबू में रखना है अपनी ख्वाहिशों को, डिस्ट्रैक्शंस को काबू में रखना है,
दफन मत करो उनको। दफन कर दोगे ना तो बाद में बहुत आपको रिग्रेट होगा कि यार जब ज़िंदगी जीने का मौका था, जब ज़िंदगी जीने का वक्त था, तब मैंने ज़िंदगी जी ही नहीं। अब बुढ़ापे में क्या ज़िंदगी जी। होता है ना गिल्ट बहुत बुरी फीलिंग है, क्योंकि कुछ कर ही नहीं पाते हो फिर आप। अब बुढ़ापे में जाओगे तो वापस बचपन थोड़ी ले पाओगे। तो उस गिल्ट से बचने के लिए, उस रिग्रेट से बचने के लिए दफन भी मत करो अपनी ख्वाहिशों को, उनको कंट्रोल में रखो बस। ऐसे आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा फोकस करना, कंसंट्रेट करना अपने मकसद पर, अपने गोल पर, क्योंकि वक्त बहुत कीमती होता है। एक बार ये वक्त चला गया ना तो वो वापस नहीं आता। ये वक्त आपके पास वापस नहीं आएगा। अभी आपका जहन जो है वो जितने अच्छे से चीज़ों को ग्रास्प कर पाता है, जितने अच्छे से आप चीज़ें मेमोराइज कर पाते हो, वो बाद में नहीं कर पाओगे आप खुद देखते होंगे आपके मम्मी पापा घर में होते हैं, दादा दादी नाना नानी होते हैं, उनकी जो है वो मेमोरी पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती है। उनको कोई चीज़ समझने में ज़्यादा वक्त लगता है। वो उम्र का एक मरहला है, उस वक्त ये होना तय ही है। तो जिस वक्त जो चीज़ आपके पास है, जिस वक्त जो आपकी स्ट्रेंथ है, उसको यूटिलाइज करो ना। अभी आपकी स्ट्रेंथ है, आपका जहन बहुत तेज़ है, उसमें बहुत ताकत है अभी, तो उसको यूटिलाइज करो। अभी फोकस करो, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, जो भी आपको अपने करियर में करना है, आगे बढ़ के करना है, उस पर फोकस करो। और हमेशा याद रखो कि फोकस क्यों करना है। डिस्ट्रैक्शंस को हटाने के लिए भी आपको कॉन्शियसली खुद ही कोशिश करनी पड़ेगी। अगर मोबाइल से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उसको लॉक कर दो, अलमीरा में लॉक कर दो, उसकी की जो है वो किसी और के पास दे दो, मम्मी के पास दे दो, बहन के पास दे दो, ऐसे शख्स के पास दो जो आपसे जो है वो मैनिपुलेट ना हो पाए, जिसको आप इमोशनली ब्लैकमेल ना कर पाओ। क्या होता है ना, मम्मी के पास दे दो तो मम्मी थोड़ी जज्बाती होती है, फिर थोड़ी देर 4-5 घंटे उनको बच्चा दिख रहा है पढ़ते हुए, फिर बच्चे ने थोड़ा छोटा सा चेहरा करके मम्मी को बोल दिया कि मम्मी अब थोड़ा सा फ़ोन देख लो क्या, फ़ौरन दे देंगी मम्मी। तो नहीं देना, मम्मी के पास चाबी नहीं देना है, चाबी पापा के पास दो। पापा सख्त होते हैं ना, नहीं होते? फिर पापा के पास भी मत दो, उसके पास दो जो सख्त है, जो आपको फ़ोन देगा ही नहीं। भाई होता है तो दे दो उसको। अब वो दुश्मनी है तो दुश्मनी से भी फ़ायदा उठाओ, उसी के पास दे दो चाबी। नहीं देगा वो आपको, आप उसके पास रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए भी जाओगे ना तो नहीं देगा वो चाबी आपको। तो ऐसे कॉन्शियस एफर्ट्स डालो डिस्ट्रैक्शंस को दूर करने के लिए, फोकस और कंसंट्रेशन को स्टैब्लिश करने के लिए आपको कॉन्शियसली ऐसे एफर्ट्स डालने ही पड़ेंगे, कोई और रास्ता नहीं है। अब लास्ट में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है मेंटल हेल्थ। मुझे बहुत बहुत बुरा लगता है जब मैं सुनती हूँ ना कि इस बच्चे ने सुसाइड कर ली, उस बच्चे ने सुसाइड कर ली। रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ देखी कि एक यूपीएससी एस्पायरेंट था, उसने सुसाइड कर ली, फेलियर से डर गया, हार मान ली, घुटने टेक दिए फेलियर्स के आगे और ज़िंदगी ख़त्म कर दी। मुझे बहुत बहुत अफसोस होता है। मैं सोचती हूँ ज़िंदगी इतनी छोटी चीज़ है क्या, इतनी मामूली चीज़ है, मतलब उसकी कोई कीमत ही नहीं है कि आप एक पल में उसको ख़त्म कर देते हो। क्यों? छोटे से फेलियर, छोटे से फेलियर को इतनी मामूली चीज़ है क्या ज़िंदगी? आप इतने कमज़ोर हो क्या कि अपने फेलियर्स के आगे घुटने टेक देते हो? इतने कमज़ोर हो? खुद को कमज़ोर कहलवाना पसंद है क्या आपको? अच्छा लगता है कि कोई आपको बोले कि तुम कमज़ोर हो, तुमसे ये नहीं हो पाता, तुमसे वो नहीं हो पाता, तुम रोने धोने लग जाते हो? अच्छा लगता है ये सब सुन के? तो क्यों बनना इतना कमज़ोर? देखो, जब मुश्किलें ज़िंदगी में आती है ना तो हौसला सबका लड़खड़ाता है, और बहुत नॉर्मल है हौसला लड़खड़ाना। इंसान है तो हौसला तो लड़खड़ाएगा ही, पर उससे हारना नहीं है कभी। कभी कभार ना एक चीज़ बहुत गलत हो जाती है हमारे साथ कि हमारे पास प्रेशर बहुत होता है, एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर। मैं अक्सर ये चीज़ रियलाइज़ करती थी कि मैं फेल होने से नहीं डरती थी, मैं उम्मीदों को तोड़ देने से डरती थी। किसकी उम्मीदें? माँ बाप की उम्मीदें, टीचर्स की उम्मीदें, फैमिली की उम्मीदें। इन उम्मीदों को तोड़ देने से डरती थी मैं, फेलियर से नहीं डरती थी। तो मुझे लगता है ना, जब कोई इंसान अपनी ज़िंदगी ले लेता है तो उसके पीछे भी यही वजह होती है कि वो दूसरों की उम्मीदों को तोड़ देने से डर जाता है, खुद के फेलियर से नहीं डरता। तो मत डरो, आपको दूसरों की उम्मीदों के बोझ तले नहीं दबना है। आपकी ज़िंदगी बहुत बड़ी है, आपका मकसद बहुत बड़ा है, और वो मकसद पूरा करने के लिए आपके पास है, आपके पास एक सुपर पावर है जो ऊपर है, जो आपके साथ है।
आपको किसी की उम्मीदों को तोड़ने से नहीं डरना है। उम्मीदें लोगों की आपसे कभी ख़त्म नहीं होगी। मैं बोल रही हूँ ना आपको, अभी मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, अभी मैं आपके सामने खड़ी हूँ। आज भी मेरे से लोगों की उम्मीदें हैं, आज भी मेरी फैमिली की मेरे से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। ऐसा तो नहीं हुआ कि मेरी सक्सेस से उनकी उम्मीदें ख़त्म हो गई, हुआ क्या? तो फिर क्यों डरना, जब आपको पता है कि वो उम्मीदें कभी ख़त्म होने वाली है ही नहीं, और ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि आप हर किसी की हर एक एक्सपेक्टेशन को पूरा कर दो। तो उनसे इतना डरना क्यों है? नहीं डरना है उनसे। आपको अपने जहनी हालत, अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत बचा के रखना है। किसी भी चीज़ को जो है वो खुद पे इतना हावी नहीं होने देना है कि आप पर वो जहनी दबाव डाले, आपकी परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करे, आप में नाउम्मीदी के जज्बे को जगाए। कभी भी आपको उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होने देना, खुद को उसको खुद पर हावी नहीं होने देना है। आप बहुत कीमती हो, आपकी ज़िंदगी बहुत 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 कीमती है। आपके लिए, आपके माँ बाप के लिए, सबके लिए बहुत कीमती है। वो वक्ती तौर पर आप पे प्रेशर डालेंगे, पर उनके लिए सबसे ज़्यादा कीमती है आपकी ज़िंदगी। तो हमेशा मेंटल हेल्थ का ख्याल रखो और कभी भी ऐसी नेगेटिव चीज़ें दिमाग में नहीं आने देना। चाहे कितने भी फेलियर्स आ जाए, 50 बार भी हार जाओ ना, तो 51वीं बार उठ के खड़ा होना है, डर नहीं जाना है, ठीक है? अब मैं ना लास्ट क्लास में आपको थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बता देती हूँ, स्टार्टिंग से अभी तक, ताकि आप थोड़ा सा रिलेट कर पाओ, ताकि आपको ये एहसास हो कि मैं कोई मंगल ग्रह से आई हुई लड़की नहीं हूँ। मैं आप ही की तरह हूँ, कोई फ़र्क नहीं है आप में और मुझमें, कोई भी फ़र्क नहीं है सच में। बस इतना है कि मेरे आगे जो है वो यूपीएससी क्लियर होने या IAS ऑफिसर का टैग लग जाएगा, उसके अलावा कोई भी फ़र्क नहीं है। तो मैं जब बहुत छोटी थी ना, तो मुझे नॉर्मल लोगों की तरह बहुत ज़्यादा चीज़ें पता नहीं थी। छोटा होता है बच्चा तो उसको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती, कुछ नहीं समझ होती ना। पर ऐसे था कि फैमिली के जो है वो हालात बहुत ख़राब थे, गरीबी थी, बहुत गुर्बत देखी है मैंने अपनी ज़िंदगी में। पापा जैसे कि आपको पता है कि ऑटो रिक्शा ड्राइवर है मेरे, मम्मी मेरी हाउसवाइफ है, तो हालात बहुत ख़राब थे। छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती, या फिर कभी कभार ऐसा होता कि ठीक है, मान लेना पड़ता कि ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती, छोड़ दो। बहुत सारी ख्वाहिशों को छोड़ना पड़ता। मम्मी पापा जो है वो बहुत स्ट्रगल करते हुए दिखते थे मुझे, छोटी छोटी हमारी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। घर में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जो है वो आराइशें जो है वो नहीं है, तो उनको दिन रात मेहनत करते हुए देख रही हूँ, दिन रात मेहनत करते हुए देख रही हूँ। और फिर मेरे आसपास ना बहुत सारे बच्चे थे जो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। फाइनेंशियली जो है वो स्टेबल थी उनकी फैमिली, उनके पास जो है वो अच्छे अच्छे खिलौने होते, पहनने के लिए बहुत बहुत अच्छे अच्छे कपड़े होते। फिर समर वेकेशंस में वो जा रहे, घूमने के लिए जा रहे हैं, अच्छी अच्छी जगह घूमने के लिए जा रहे हैं। फिर स्कूल में वापस आके उस सब चीज़ों की बातें कर रहे हैं, तो बहुत बुरा लगता है ना। बच्चे जब होते हो आप, तो आप घर पे जाके फिर जिद करने लगते हो कि मुझे भी यही चीज़ चाहिए, मुझे भी वही चीज़ चाहिए, तो बहुत बुरा लगता था। और ऐसे ही जो है वो स्टार्टिंग में ज़िंदगी जा रही थी। फिर धीरे धीरे मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि अब इन चीज़ों को बदलना है तो मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी। वही जो नॉर्मली होता है कि करियर में कुछ तो बनना पड़ेगा, टीचर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, कुछ तो एक जॉब ले लो ताकि फाइनेंशियली चीज़ें थोड़ी सी स्टेबल हो जाए। और आप जब आपको पता है कि आपके हालात जो है वो गरीबी के हैं, तो फिर आपको पता होता है एक ही चाह रहा है, पढ़ाई करनी है। पापा को कोई बिज़नेस थोड़ी है कि उसमें जो है वो आगे चल के आप उस बिज़नेस को वो हैंड ओवर कर देंगे और आप उसमें जो है वो अभी ऐश कर लो, बाद में बिज़नेस मिल जाएगा, ऐसे नहीं होता ना। तो पढ़ाई करनी है पता था। तो वहाँ से मुझे बहुत जल्दी एहसास हो गया था कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। अब मुझे ये नहीं पता था कि किस डायरेक्शन में जाना है, ख्वाब क्या देखना है, कितना बड़ा देखना है, कितना छोटा देखना है, कुछ नहीं पता था। पर पढ़ाई करना है इतना पता था। तो मैं बहुत लगन और मेहनत से पढ़ती थी। ऐसे नहीं था कि बहुत ज़्यादा जो है वो दिन में 4-4, 5-5 घंटे पढ़ रही हूँ, नहीं। खेलना कूदना सब किया, पर स्कूल में जब जा रही हूँ तो बहुत ध्यान से सुन रही हूँ टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, जो भी मुझे सिखाया जा रहा है उसको बहुत ध्यान से सुनती थी। होमवर्क जो है वो हमेशा करती थी, कभी ऐसे नहीं होता था कि होमवर्क नहीं किया हो। स्कूल में एब्सेंट नहीं रहती थी बहुत ज़्यादा। मैं स्कूल, ऐसे होता ना बच्चा स्कूल जाने के लिए रोता है कि मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। अगर मेरी किसी दिन एब्सेंटी हो गई तो मैं रोती थी मम्मी के पास कि आपकी वजह से आज मैं स्कूल नहीं गई, नानी अम्मी के घर लेके चले गए, ये कर लिया वो कर लिया। बहुत परेशान करती थी क्योंकि मुझे पता था स्कूल जाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, वरना कुछ नहीं होने वाला। डर था ना, खौफ था कि आगे भी ज़िंदगी ऐसे ही नहीं जीनी है। तो मैंने बहुत मेहनत की, ईमानदारी के साथ पढ़ाई की, अच्छे से जो है वो क्लास में एग्ज़ाम दिए, मेहनत की, सब की। 10th हुआ। अब 10th के बाद जो है वो सोच लिया कि करियर में अब
सोचना पड़ेगा। नॉर्मली ऐसे होता है कि आप 10th के बाद सोचते हो कि करियर किस डायरेक्शन में आपको जाना है, किस प्रोफेशन में आपको जाना है। तो अब ऐसा था कि मैं बहुत छोटे शहर से आती हूँ, यवतमाल छोटा सा शहर है महाराष्ट्र में। वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है चीज़ों का। मुझे बहुत सारे प्रोफेशंस के बारे में पता ही नहीं था। 2-3 प्रोफेशंस थे जिनके बारे में मुझे पता था, डॉक्टर बनो, टीचर बनो, ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियर बनो। पर अब इंजीनियर बनने के साथ भी मसला ये था कि लड़की थी, जहन में फिट था कि नहीं लड़की इंजीनियर नहीं बन सकती, सोसाइटी ने फिट कर लिया था। तो वो तो ऑप्शन चला गया, 2 ऑप्शन बचे, टीचर बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ। तो सोच लिया अक्कड़ बक्कड़ करके कि डॉक्टर बन जाती हो। अब डॉक्टर बनना है तो फिर नीट के लिए प्रिपेयर करना है, साइंस से आपको पढ़ाई करनी है। 12th जो है वो साइंस से कंप्लीट कर लिया। उस वक्त तक ऐसा था कि पीएमटी होता था ना, प्री मेडिकल टेस्ट, वो था, नीट था भी नहीं। जब मेरी 12th हुई तो उसके बाद जो है वो फर्स्ट टाइम जो है वो नीट इंट्रोड्यूस हुआ था। उस वक्त भी मुझे चीज़ें नहीं पता थी कि कैसे पढ़ना है पीएमटी के लिए या नीट के लिए। प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी, रिसोर्सेस नहीं थे। मुझे ये भी नहीं पता था कि एनसीईआरटीज़ को जो है वो आपको घोल के पी लेना है, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ये भी नहीं पता था मुझे। मेरे पास जो स्टेट बोर्ड्स की बुक्स थी वो मैं पढ़ रही हूँ, इसके बारे रेफरेंस बुक्स मैंने पढ़ ली कि पढ़नी पड़ती है। एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, कितनी बेसिक चीज़ थी, इतनी बड़ी गलती तो नहीं करनी चाहिए ना। तो नहीं थी मेरे पास, प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी, रिसोर्सेज नहीं थे। फिर जैसे तैसे पढ़ाई करके नीट का एग्ज़ाम दे दिया। फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्कोर था मेरा 234, बहुत ख़राब स्कोर था। फिर वही रोना धोना कि अब आगे क्या होगा। पहला सवाल यही होता है ना, आगे क्या होगा। शिकायतें बहुत थी कि इतनी मेहनत करी पर हासिल तो कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे तो नहीं था कि मेरी मेहनत में कहीं कमी रह गई थी, ऐसे तो नहीं था कि मैंने जो है बहुत टाइम वेस्ट कर लिया। टाइम पास करती थी, बहुत मेहनत से पढ़ती थी, फिर क्यों नहीं हुआ। अभी मुझे पता है कि क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मेरे नसीब में जो है वो IAS ऑफिसर बनना लिखा था। उस वक्त नहीं पता था। फिर उस वक्त क्या हुआ, वो मेरी लाइफ का बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट है। मेरे मामा यहाँ पे बैठे हैं, उनका इंट्रोडक्शन भी यहाँ पे हो गया कि उनकी एक NGO है सेवा नाम की, जो यवतमाल में स्टैब्लिश्ड है, यवतमाल से उन्होंने कायम की थी। तो उस वक्त उनका उस वक्त से अब तक चल रहा है, डोर टू डोर कैंपेन होता था कि वो बच्चों के पास जाते थे और उन्हें समझाते थे कि पढ़ाई ऐसे करो, आपको कोई मुश्किल है तो हम आपकी ऐसे मदद करेंगे। तो उसी डोर टू डोर कैंपेन के तहत मामा ने बहुत लंबी मेरे से एक दिन बात की और मुझे बताई चीज़ें जो मेरे पास लिमिटेड नॉलेज थी ना प्रोफेशंस को लेके, कि यही बन सकते हो, वही बन सकते हो। वो सारी चीज़ें बताई कि नहीं, इसके अलावा और भी प्रोफेशन है, UPSC जैसी भी कोई चीज़ होती है। उससे पहले तक मुझे UPSC क्या होता है नहीं पता था, मैंने सुना भी नहीं था कि UPSC होता क्या है। तो उन्होंने मुझसे बोला था, एक सेंटेंस था उनका जो मैं बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ, एक बार फिर से बोलती हूँ, कि उन्होंने मुझसे कहा था कि बेटा तू डॉक्टर बन जाएगी तो 100-200 लोगों की OPD कर लेगी, पर अगर तू IAS ऑफिसर बन गई तो तू पूरे डिस्ट्रिक्ट की OPD कर पाएगी। तो वो जो इम्पैक्ट होता है ना आपके किसी कदम का, आपकी किसी कोशिश का जो इम्पैक्ट होता है, वो IAS ऑफिसर बनने की कोशिश का या IAS ऑफिसर बन जाने का इम्पैक्ट कितना बड़ा होता है, उस वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ था कि सोसाइटी पर उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है। आप कितनी जो है वो खिदमत अंजाम दे सकते हो एक IAS ऑफिसर बन के। अब ऐसा भी था कि ये फिर से मेरे लिए एक्सटर्नल मोटिवेशन थी। सिर्फ मैंने इसलिए इस जर्नी को स्टार्ट नहीं कर दिया कि मामू ने कह दिया था, मैंने सोची उसके बारे में, बहुत सोची। अब मुझे इतना तो रियलाइजेशन था कि डॉक्टर बनना जो है वो मेरा बहुत मजबूत ख्वाब नहीं था। मेरे पास जो है वो लिमिटेड ऑप्शंस थे। चॉइस होती है ना, आप कोई भी चीज़ चूज़ करते हो। चॉइस का मतलब क्या होता है कि आपके पास सारे पॉसिबल ऑप्शंस रख दिए गए, उसमें से आपने एक उठा लिया, वो आपकी चॉइस है। आपके पास सारे पॉसिबल ऑप्शंस रखे ही नहीं गए, 3-4 ही ऑप्शंस रख दिए गए, उसमें से आपने एक उठा लिया, तो वो तो आपकी मजबूरी हुई ना। फिर तो डॉक्टर बनना मेरी जो है वो चॉइस नहीं थी। उस वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि ठीक है, मेरे पास ऑप्शंस ही सारे नहीं रखे गए थे। फिर मैंने उसके बारे में बहुत सोची और फाइनली डिसाइड किया कि अब मुझे UPSC करनी है या IAS ऑफिसर बनना है। पर फिर वही है, हालात नासाजगार है। यवतमाल छोटा सा शहर है, वहाँ पे रह के तो मुमकिन ही नहीं है कि मैं UPSC करूँ या IAS ऑफिसर बन जाऊँ। कोई गाइडेंस नहीं है, कोई कोचिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है वहाँ। अब उसके लिए मुझे बाहर निकलना है। बाहर निकलने में बहुत सारी परेशानियाँ थी। सबसे पहली तो यही थी कि बाहर जाके पढ़ने का खर्च बहुत होता है। हॉस्टल में रहना है, खाने का खर्च होगा, रहने का खर्च होगा, कैसे उठाएंगे इतना सारा खर्च। मम्मी पापा ने हौसला दिया कि बेटा कर, जो भी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है वो कर लेंगे। पर फिर इसके बाद भी आप सोचते हो ना कि कैसे होगा, आप इतने जो है वो फाइनेंशियली वेल ऑफ थोड़ी हो, आपके पास जो है वो इतने रिसोर्सेज नहीं है। तो उस वक्त भी
फिर सेवा NGO से मुझे हौसला मिला था, अश्योरेंस मिली थी कि नहीं बेटा तुम करो, हम लास्ट मोमेंट तक हर फेलियर में, हर कामयाबी में आपको जो है वो सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियली हर तरह से हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो वो जो अश्योरेंस थी, वो जो हौसला था, वो बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे लिए। मुझे पता था कि अब एक मेरी परेशानी तो ख़त्म हो गई है, मुझे ये नहीं सोचना है कि कैसे खर्च पूरा करूँगी मैं अपना। वो अश्योरेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है ना, वहाँ से मुझे वो अश्योरेंस मिल गई। अब एक मेरी परेशानी हल हो गई। दूसरी परेशानी और थी कि मैं लड़की हूँ। परेशानी तो बिल्कुल नहीं थी, मेरे लिए तो नहीं थी, पर पता नहीं लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी थी ये कि मैं लड़की हूँ, इसको बाहर नहीं भेजना है। इतना पढ़ा रहे हो ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ है, पढ़ा लिया, पर अब इसको बाहर इतनी दूर भेज रहे हो, घर से दूर भेज रहे हो, सेफ्टी का मसला है, अकेली लड़की को बाहर भेज रहे हो। तो हर कोई आके यही कहने लगा कि नहीं भेजना है, बिल्कुल नहीं भेजना है इसको, इसका आपकी शादी की इसकी तैयारियाँ करो, इसको खाना पकाना सिखाओ, इसको घर गृहस्थी की चीज़ें सिखाओ, ताकि जब कल को ये ससुराल में जाए तो उसको ताने ना सुनने पड़े। तो वो सोसाइटी का प्रेशर बहुत आने लगा। फिर उस वक्त ऐसे होता है ना कि आपका खुद का हौसला जो है वो बहुत कमज़ोर पड़ जाता है। आपका खुद का हौसला जो है वो लड़ नहीं पाता इतने सारे लोगों से, हज़ार लोगों से। उस वक्त आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, फैमिली के, माँ बाप के सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो उस वक्त मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मुझे कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि ये जो सोसाइटी वाले चीज़ें बोल रहे हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये मुझ तक उन्होंने आने भी नहीं दी गई। कई दफ़ा बहुत कम चीज़ें मुझे पता होती थी, कुछ कानों से सुन ली तो, बाकी वो खुद सुनते थे, खुद हैंडल कर लेते थे, मुझ तक आने नहीं देते थे। कभी कभार ऐसा होता है ना कि बाहर वाले जो है वो आपको 1000 गालियाँ भी देते तो आपको बुरा नहीं लगता, पर कोई आपकी फैमिली से अगर आपको एक छोटी सी खरी खोटी सुना ले तो बहुत दिल को चुभ जाता है, बहुत बुरा लगता है ना। वैसे ही अगर बाहर वाले आपको बहुत बहुत आसमान पे चढ़ा दे तो वो हौसला जो है वो आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, लेकिन अगर आपके माँ बाप आप में जो है वो भरोसा दिखाए तो वो आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ बन जाती है। तो वो जो फैमिली है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया। अब मेरे पास जो है वो अश्योरेंस है, मेरे पास जो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। मुझे इस चीज़ का डर नहीं है कि मैं खर्च कैसे उठाऊँगी अपनी पढ़ाई का। मुझे इस चीज़ का डर नहीं है कि लोग मुझसे क्या कहेंगे, लोग मुझे पढ़ने देंगे या नहीं। ये हौसला लेके मैं चली गई, यवतमाल से बाहर निकल गई। यवतमाल से बाहर निकल के मैं पुणे गई। वहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और साथ साथ में UPSC की पढ़ाई भी की। अब वहाँ पे फेलियर्स बहुत आए और फेलियर्स के साथ साथ मेरी मेंटल हेल्थ भी बहुत ख़राब हुई। और हर फेलियर के साथ मुझे ऐसा लगता था कि अब साथ छूट जाएगा, अब पेरेंट्स का साथ छूट जाएगा, अब सेवा जो है वो मुझे सपोर्ट नहीं करेगी। फेलियर को कौन सपोर्ट करता है? कोई नहीं सपोर्ट करता। सक्सेस के पीछे हर कोई भागता है, फेलियर को कोई सपोर्ट नहीं करता। पर मैं बहुत 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 ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे फेलियर्स में भी सपोर्ट मिला। मेरे फेलियर्स में भी मेरे माँ बाप ने ये नहीं कहा कि छोड़ दे बेटा। मेरे फेलियर्स में भी मेरे मामू या सेवा की तरफ से ऐसे कभी कोई रद्द अमल नहीं आया कि नहीं अब हम आपको जो है वो फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते। 3 फेलियर्स बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक फेलियर के बाद उम्मीद टूटती है, पर थोड़ी सी टूटती है, पर 3 फेलियर्स उसके बाद तो दफन ही हो जानी चाहिए ना लोगों की उम्मीदें। उसके बाद तो आपका हौसला दफन हो जाना चाहिए, उसके बाद कोई आपकी मदद नहीं करना चाहिए। पर नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ ऐसा, और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ इस चीज़ के लिए। पर ये क्यों हुआ? ये क्यों हुआ होगा? क्योंकि वो चीज़ मेरे मुकद्दर में लिखी जा चुकी थी। वो चीज़ मेरे लिए लिखी जा चुकी थी कि मुझे इन राहों से गुजरकर इस मंजिल तक पहुँचना है। मुझे बस फेथ रखना था। गारंटी तो मेरे पास भी किसी चीज़ की नहीं थी। मुझे थोड़ी पता था कि कल मुझे ये सपोर्ट करेगा, वो सपोर्ट करेगा। पता था क्या मुझे? इस बात का यकीन कभी नहीं था। हालांकि इतना था कि फेलियर्स आते थे तो इतना ये यकीन होने लगता था उल्टा बल्कि कि अब कोई सपोर्ट नहीं करेगा। पर हुआ, मदद आई। कहाँ से आई? ऊपर से आई। जरिया बने लोग, क्योंकि फेथ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वो बहुत स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। कितनी भी आंधियाँ आए, कितने भी तूफान आए, आपकी उम्मीद डगमगानी नहीं चाहिए। आपको अपनी तरफ से मेहनत करनी है, और जो चीज़ें आपके कंट्रोल के बाहर है उनको उसके हाथ में छोड़ दो। जिसके कंट्रोल में हर चीज़ है, उसके इख्तियार में हर चीज़ है, उसी पे छोड़ दो। वह कहीं से भी आपके लिए रास्ते निकालेगा। एक बहुत ही प्यारा शेर है कि खिज़ा की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। खिज़ा की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। हवा की जद में दिया जला के रखना कमाल ये है। तो ये जो हवाएं है ना, ये तूफान जो है, ये हमेशा रहेगा ज़िंदगी में।
कभी हवाएं जो है वो नरम नरम चलेगी, चीज़ें बहुत अच्छी रहेगी। कभी तूफान की तरह, आंधी की तरह आएगी और आपकी जो उम्मीद है, उसको, उम्मीद का जो दिया है उसको बुझाने की कोशिश करेगी, हर कोशिश करेगी। आपको बुझने नहीं देना है, आपको खुद उसकी हिफाजत करनी है। आपको उस दिए को बुझने नहीं देना है, उसको जला के रखना है, लड़ना सिखाना है। अपनी उम्मीद को लड़ना सिखाओ, अपनी उम्मीद को नाउम्मीदी से लड़ना सिखाओ कि कुछ भी हो जाए उम्मीद नहीं छोड़नी। कुछ भी हो जाए, कहीं भी चले जाओ, सड़क पे भी आ जाओ तो उम्मीद नहीं छोड़नी है। अपने आसपास ही देख लो ना, आपको आपकी परेशानियां बहुत बड़ी लगती है ना कि मेरी ज़िंदगी में तो ये परेशानी है, वो परेशानी है। तो उन परेशानियों से आगे बढ़ के देखो, उम्मीद को टूटने मत दो। बहुत सारे लोग जो है वो सड़क पे रहने के लिए उनके पास घर नहीं है, फिर भी हर दिन स्ट्रगल कर रहे हैं, हर दिन मेहनत कर रहे हैं 2 वक्त की रोटी खाने के लिए। उनसे बड़ी नहीं है ना आपकी परेशानियाँ, है ही नहीं उनसे बड़ी परेशानियाँ। तो अपने से कम, अपने से नीचे वाले लोगों को देखो जिनकी परेशानियाँ बहुत ज़्यादा है। जब आप उनको देखोगे ना तो आपकी उम्मीद ऑटोमेटिकली नहीं टूटेगी। तो बस यही बहुत सारी चीज़ें थे। मैं जब बोलने लगती हूँ ना तो मुझे वक्त का एहसास नहीं होता है। अब मुझे हो रहा है कि मैंने बहुत सारा वक्त ले लिया और बहुत सारी चीज़ें बता दी, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और मैं एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। ऐसे नहीं है कि मैंने किसी बुक में पढ़ी है और किताब में रट के जो है आपके पास लेके आ गई। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ और मेरे लिए ये चीज़ें वर्क की है। तो बस इसमें से अगर एक भी चीज़ आप लेके जाओ ना अपने साथ, तो मुझे लगेगा कि मेरे यहाँ आने का मकसद पूरा होगा। मेरा यहाँ आने का मकसद ये नहीं था कि आप मुझे जो है वो गोद में उठाओ, मेरे ऊपर फूल बरसाओ, मेरे से हैंडशेक करो, ये नहीं था मेरा मकसद। मैं तो इतनी इंट्रोवर्ट हूँ ना, मुझे घर में बैठना और बस बैठे रहना, किताबें पढ़ना, वो चीज़ें ज़्यादा खुशी देती है इन सब चीज़ों से ज़्यादा। तो ये नहीं था मेरे यहाँ आने का मकसद। मेरे यहाँ आने का मकसद बस यही था कि मैं कुछ तो आपको सिखा जाऊँ, थोड़ा तो हौसला दे जाऊँ। तो इनमें से अगर आप एक भी चीज़ यहाँ से लेके जाओगे ना तो मुझे लगेगा मेरे यहाँ आने का मकसद पूरा होगा।